नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम, मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम इस वक्त वर्ल्ड न्यूज। आइए देखते हैं दुनिया हमारी नजर से नहीं। अमेरिका ने ईरान पर सख्त माशी पाबंदियां आयद कर दी हैं। पाबंदियों के दूसरे मरहले का इतलाक नवंबर में होगा और रवां बरस अमेरिकी सदर ट्रंप ने 2015 के जोहरी समझौते से अलहदगी का ऐलान करते हुए ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद करने का ऐलान किया था। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका ईरान पर पाबंदी को सख्ती से नाफिज करेगा और ईरान की मदद करने वाले ममालिक पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। अमेरिकी पाबंदी के बाद कल से ईरान हुकूमत अमेरिकी डॉलर नहीं खरीद सकती। तेल, सोना और दीगर कीमती मादनियात पर पोम्पियो ने कहा कि ईरान पर पाबंदी बढ़ाने का मकसद ईरान की गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना है। उन्होंने कहा कि ईरान की आवाम अपने हुकूमत की नाकामी से नाखुश है, जिसने अपने वादे पूरे नहीं किए। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ने ईरान के सामने दोबारा जौहरी समझौते के लिए बातचीत की पेशकश भी की थी, लेकिन ईरान ने उसे ठुकरा दिया। वहीं ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों पर यूरोपीय यूनियन ने अफसोस का इजहार किया। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि ईरान पर सख्त पाबंदी से खत्ते में कशीदगी और बढ़ेगी। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि वो ईरान पर पाबंदी के असरात को कम करने के लिए एक जामे प्रोग्राम पर गौर कर रहे हैं। ईयू का कहना है कि जौहरी समझौते पर दस्तखत करने वाले ममालिक जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन एक फाइनेंशियल चैनल बना रहे हैं ताकि ईरान से तेल और गैस दरामद किया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका की दस्तबरदारी के बाद यूरोपीय यूनियन ईरानी जौहरी समझौते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके नतीजे जो है खैरख्वाह सामने नहीं आ रहे हैं। The blocking statute, once it enters into force at 6 a.m. Our time this morning, will allow EU operators to recover damages arising from U.S. extraterritorial sanctions from the persons causing them and nullifies the effect in the EU of any foreign court rulings based on them. It also forbids EU persons from complying with those sanctions. और अमेरिकी माशी पाबंदी से निपटने के लिए ईरान ने कुछ बड़े कदम भी उठाए हैं। ईरानी करेंसी के खुर्द बुर्द के इल्जाम में हुकूमत ने ईरान सेंट्रल बैंक के नायब गवर्नर अहमद अरागची समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं माशी अदम इस्तेहकाम के मद्देनजर हुकूमत ने करेंसी के ताजिरों को कारोबार करने की इजाजत दे दी है। करेंसी के ताजिर आज से अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सकेंगे। ईरान मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नसर हमती ने ऐलान किया है कि मनी एक्सचेंजर को गैर मुल्की करेंसी की खरीदो फरोख्त की इजाजत होगी। साथ ही कानूनी तौर पर सोना भी ईरान में दरामद किया जा सकेगा। हमती के मुताबिक अद्वियात और खाने पीने की जो दरामती अशिया के लिए $1 की कीमत 42,000 रियाल ही रहेगी। वाज़ेह है कि ईरान ने शदीद माली वसाइल की वजह से इस साल मार्च में करेंसी के कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी थी। इधर शुमाली कोरिया ने अमेरिका से अपील की है कि वो उन पर लगाई गई पाबंदी को हटा लें ताकि दोनों ममालिक के बीच भरोसा पैदा हो सके। शुमाली कोरिया की सरकारी मीडिया ने कहा कि ट्रंप किम जोंग के बीच समझौते के बाद शुमाली कोरिया ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत कई कदम उठाए, जिसमें कि जौहरी और मिसाइल साइट को मुनहदिम करना, खासतौर से मुनहदिम करना और अमेरिकी शहरियों को सौंपने के अलावा कोरियाई जंग में मारे गए अमेरिकी फौजियों के बाक़ियात को वाशिंगटन के हवाले करना शामिल है। शुमाली कोरिया का कहना है कि माशी पाबंदी से रिश्ते मजीद बेहतर नहीं हो सकते हैं। वहीं जनूबी कोरिया की सरकारी मीडिया ने ट्रंप से कहा है कि वो शुमाली कोरिया पर पाबंदी खत्म कर दे। वाज़ेह है कि अमेरिकी सदर ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि शुमाली कोरिया समझौते की पासदारी कर रहा है, लेकिन जब तक वो अपना जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करता उस वक्त तक पाबंदी जारी रहेगी। आपको बता दें कि 12 जून को ट्रंप और किम जोंग के बीच सिंगापुर में तारीखी मुलाकात हुई थी, जिसमें कि दोनों मुल्कों के बीच जौहरी हथियारों के खात्मे समेत कई समझौते हुए थे। लेकिन हालिया यूएन रिपोर्ट में कहा गया है कि शुमाली कोरिया लगातार अपना जौहरी प्रोग्राम जारी रखे हुए है। सऊदी और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी के बाद सऊदी ने अपने यहां कनाडा के सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है और उसके बाद में खासतौर से रियाद हुकूमत ने ओटावा में तैनात अपने सफीर को मुल्क वापस बुला लिया है। दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती तनाज़े की वजह कनाडा की वजीर खारजा क्रिस्टीना फ्रीलैंड की वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने इंसानी हुकूक की कारकुन समर बदवी और तस्मीना अस-सादा की रिहाई का मुतालबा किया था। इन दोनों को गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। सऊदी अरब की वजारत खारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कनाडा के वजीर खारजा का बयान मनफी और हक़ायक़ से मनाफी है। सऊदी के अंदरूनी मामले में मुदाखलत कबूल नहीं की जाएगी। सऊदी हुकूमत ने कनाडा के साथ तिजारती और सरमायाकारी के मंसूबे भी मुअत्तल कर दिए हैं और मजीद इक़दामात के बारे में भी खबरदार किया है। और इसी खबर पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर
मोहम्मद सोहराब साहब जुड़ गए हैं, आलमी उमूर के माहिर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सऊदी अरब और कनाडा के बीच में जो सिफारती कशीदगी बढ़ी है और ख़ास तौर से सऊदी ने अंदरूनी मुदाखलत में दखल अंदाजी का इल्ज़ाम लगाया है, क्या कहा जाए इस पर? देखिए, ये मगरबी दुनिया में एक टेंडेंसी बढ़ती जा रही है कि ह्यूमन राइट्स के को बहाना बनाकर और ह्यूमन राइट्स के नाम पर सऊदी हुकूमत के अंदरूनी मामलात में या किसी भी मुस्लिम कंट्री को अंदरूनी मामलात में मदाखलत किया जाए और तमाम उनकी जो सिस्टम है उस पर एक डिक्टेशन की जाए। मैं उसूली तौर पर इसके खिलाफ नहीं हूँ जी कि ये काम नहीं होना चाहिए, यकीनन होना चाहिए, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी चाहिए। मगरबी दुनिया आज मशरिक वस्ता के अंदर, मगरबी एशिया के अंदर जितने मगरबी दुनिया ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में लगी हुई है, वो एक तरह से फासिज्म का रास्ता अख्तियार कर दिया है। चाहे उस लीबिया का मामला हो, चाहे सीरिया का मामला हो, चाहे इराक के अंदर हो, और ये लोग एक डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए। सिर्फ मकसद इसका होता है कि हुकूमत को डिस्क्रेडिट किया जाए। जहां तक सऊदी मदाखलत का मामला है, तो सऊदी अरबिया की जो निज़ाम है, जो सियासी और पॉलिटिकल निज़ाम है, चाहे वो जो भी हो, वहां के लोगों को ये फैसला करके तय करना है कि किस निज़ाम के तहत रहना चाहते हैं। ह्यूमन राइट्स का वायलेशन का पैमाना मगरबी दुनिया की इजारादारी नहीं है, मगरबी दुनिया का उस पर कोई पेटेंट नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड का ह्यूमन रिकॉर्ड्स का जो स्टैंडर्ड है वो आज मच बेटर है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज का। हाँ, जो भी वायलेशन है मैं भी तरदीद करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन राइट्स के मामले में आप मदाखलत करें। जी, लेकिन सभी ये जानते भी हैं कि सऊदी में हुकूक इंसान की पामाली होती है। अगर कनाडा ने बोल दिया तो इतना बड़ा बवाल क्यों है? ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो गई। नहीं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात नहीं है। कनाडा बहुत सारे मामलात में इस वक्त लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। एंटी सऊदी जो एक फ्रंट बनाया हुआ है मगरबी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के नाम पर, हुकूमत से ताल्लुकात बेहतर हो और आवाम की सतह पर ताल्लुकात को बिल्कुल इस तरह से देखा जाए, तो ये मगरबी दुनिया के डबल स्टैंडर्ड है बुनियादी तौर पर। लेकिन ये भी एक बात सच है कि क्या इसको आप बताइएगा जरूर कि क्या सऊदी को हुकूक इंसानी के तय और संजीदा नहीं होना चाहिए? यूएन भी कई बार कह चुका है इस बात को। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, यकीनन होना चाहिए, लेकिन ये मगरबी दुनिया के, जैसे पहले मैं कहा कि उनका इजारादारी नहीं है, वो पेटेंट नहीं है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। वो खुद से देखते हैं आज मुस्लिम वर्ल्ड में और सऊदी अरबिया में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छी तरह से मुझे मालूम है कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है और उसमें मगरबी दुनिया किस तरह से मलवस है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है जी। कि किस तरह के लोगों को पैदा किया जाता है। सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, उसके पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना, ये ह्यूमन राइट्स के नाम पर यही एक काम नहीं रह गया है, और उस तरह के फोर्सेज को पैदा करना। इजराइल के साथ ये लोग क्या करते हैं? पूरी मगरबी दुनिया, पूरे यहूदी आकर मगरबी दुनिया से आके इजराइल के खिलाफ, इजराइल के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्ल गारत कर रहे हैं। कनाडा के तो अभी जितने बड़े सोरिस हुए उसमें कनाडा के यहूदी आकर इजरायलियों की तरफ से पैलेस्टाइनियन का कत्ल गारत किया, और एक तरफ उस फोर्सेज को मदद करो जो वहां की हुकूमत को डिलेजिटिमाइज करती हो, वहां पर सोरिस पैदा करती हो, वहां इंतजार पैदा करती हो, और एक तरफ एक रेसिस्ट स्टेट को सपोर्ट करो। आज इजराइल जो है अपने आप को एक रेसिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर लिया है और खुद से किया है। क्या बगैर, आप समझते हैं कि बगैर मगरबी ताउन के वो किया है? ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब अपनी बात रखने के लिए। जी सलाम। और एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की इस वक्फे के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी की पार्लिमानी कमेटी ने आज पीएम ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर इमरान खान को ऑफिशियल तौर पर नामजद किया है। क्रिकेटर से नेता बने 65 साल के इमरान खान की पार्टी 25 जुलाई को हुए आम इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। इस्लामाबाद में हुई एक मीटिंग में पार्टी के अहम लीडर और शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, चौधरी सरवर, फवाद चौधरी, आरिफ अलवी और शफकत महमूद समेत पीटीआई के नौमुंतखब रुकने शरीक हुए थे। पार्टी के सीनियर लीडर कुरैशी ने पार्टी के पार्लिमानी लीडर बनने के लिए खान के नाम की तजवीज़ पेश की, जिसे सभी रुकने ने कबूल कर लिया। ज़राए के मुताबिक मीटिंग में सरकार बनाने को लेकर के अक्सरियत का दावा किया गया। खान ने अपने क़यादत में भरोसा जताने के
करने के लिए तमाम लीडरों का शुक्रिया अदा किया है। जराये के मुताबिक इमरान खान 14 अगस्त को पीएम ओहदे का हलफ ले सकते हैं। तो इमरान खान 14 अगस्त को ले सकते हैं पाकिस्तान के पीएम ओहदे का हलफ। आपको बता दें कि पार्लिमानी कमेटी ने आज पीएम ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर इमरान खान को ऑफिशियल तौर पर नामजद किया। क्रिकेटर से लीडर बने 65 साल के इमरान खान की पार्टी 25 जुलाई को हुए आम इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। इस्लामाबाद में हुई एक मीटिंग में पार्टी के अहम लीडर और खासतौर से शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज खटक, चौधरी सरवर, फवाद चौधरी और आरिफ अलवी, शफकत महमूद समेत पीटीआई के नौमुंतखब रुकन शरीक हुए थे। और पार्टी के सीनियर लीडर कुरैशी ने पार्टी के पार्लिमानी लीडर बनने के लिए इमरान खान के नाम की तजवीज़ पेश की, जिसे सभी रुकन ने कबूल कर लिया है। जराये के मुताबिक मीटिंग में सरकार बनाने के लिए अक्सरियत का दावा किया गया है। इमरान खान ने अपने क़यादत में भरोसा जताने के लिए तमाम लीडरों का शुक्रिया अदा किया है और जराये के मुताबिक वो 14 अगस्त को पीएम ओहदे के लिए हलफ ले सकते हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन ने भी महाज बना रखा है। खासतौर से वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को पीएम ओहदे तक पहुंचने से रोका जाए और एक इत्तेहाद कायम किया जाए, लेकिन हुकूमत साजी की तैयारियां जारी हैं पीटीआई की तरफ से। और इधर अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को पीएम का उम्मीदवार बनाया है। और इस वक्त हमारे साथ अनस मलिक जुड़ गए हैं, वियॉन के रिपोर्टर हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ हैं, उनसे बात करें। अनस, जानना चाहेंगे आपसे, इमरान खान को पार्टी ने पीएम ओहदे के लिए नामजद किया है, हुकूमत साजी के लिए तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जी बिल्कुल, आज पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो नेशनल असेंबली, जो कौमी असेंबली की नशिस्तें हैं, उनके असेंबली का हुआ, जिसमें इमरान खान को बाकायदा तौर पर पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी ने पीटीआई की जानिब से जो वजीर आजम का कैंडिडेट है उसका उम्मीदवार नामजद कर दिया है। इस इजलास के अंदर 146 अरकान असेंबली कौमी असेंबली ने शिरकत की, जिसमें जबकि 5 तहरीक इंसाफ की जो कौमी असेंबली थे अरकान थे उन्होंने नहीं की। साथ साथ इस इजलास के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के फैसले को भी जेर गौर लाया गया। इसमें बातचीत जो हमारी जराए हैं वो ये कि शाह महमूद कुरैशी जो है उनका नाम स्पीकर के लिए काफी ज्यादा जोरों शोर से पीटीआई के अंदर सर्कुलेट किया जा रहा है और कभी इम्कान ये है कि शाह महमूद कुरैशी को स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है, आपसे भी जानना चाहेंगे जी, खबर ऐसी भी है कि अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को पीएम उम्मीदवार बनाया है, पार्लियामेंट में अक्सरियत कब साबित की जाएगी? जी बिल्कुल, ऑपोजिशन और लाइक माइंडेड पार्टी जो 4 पार्टीज का अलायंस है, जिसमें अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF सब की जो मुत्तहिदा मजलिस अमल है, उनके जो लाइक माइंडेड ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने मुश्तरका उम्मीदवार लाने का फैसला किया था। और उसी के तसलसल के अंदर आज PMLN की जानिब से ऑपोजिशन का जो मुतफक्का वजीर आजम का है उसको शहबाज शरीफ को नॉमिनेट किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए जो उधर डिसाइड हुआ था कि पीपल्स पार्टी नॉमिनेट करेगी, उसके लिए खुर्शीद शाह का नॉमिनेट किया। खुर्शीद शाह पिछले टेन्योर के अंदर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रह चुके हैं। चुनाव के मुतालिक ये है कि आज कल तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो विनिंग जो वाले कैंडिडेट्स हैं उनके नोटिफिकेशन इशू जारी करना शुरू कर देगा, जिसके बाद ये अमल 8 तारीख तक चलेगा। 9 तारीख तक जो रिजर्व और खवातीन की जो सीटें हैं उनकी एलोकेशन हो जाएगी, जबकि 10 तारीख तक जो 13 उम्मीदवारान हैं उनको अपनी अपनी पार्टीज डिक्लेयर करनी होंगी, जिसके बाद 11 तारीख को कभी इम्कान ये है कि पाकिस्तान की असेंबली का सेशन कन्वीन किया जाएगा। और अगर ये 11 तारीख को कन्वीन किया जाता है तो फिर को बाकायदा तौर पे वजीर आजम के चुनाव हो सकता है। ठीक है, कि ये पूरा प्रोसेस 15 अगस्त से पहले कंप्लीट करना जरूरी है। ये कानूनन बार है जो पाकिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट ने करना है। अनस, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इमरान खान ने अपनी काबीना के लिए किन किन लोगों का नाम फाइनल किया है, कुछ इत्तला दे पाएंगे? इमरान खान ने फिलहाल अपनी काबीना के लोगों को फाइनलाइज नहीं किया है, अलबत्ता उन्होंने ये जरूर फाइनलाइज कर लिया कि कौन सी काबीना की कौन कौन सी पोजीशन वो अपने पास रखेंगे। इसमें दाखिला जो वजारत दाखिला है, वजारत खारजा है और वजारत दफा है, ये इमरान खान की पार्टी खुद रिटेन करेगी और अपने किसी इत्तेहादी को नहीं देगी। जिसमें वजारत दाखिला के लिए जो मजबूत तरीन उम्मीदवारान हैं उनमें परवेज खटक जो साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और साथ साथ शीरी मजारी भी हैं। शीरी मजारी साथ में
ठीक है अनस, शुक्रिया आपका पाकिस्तान से इस वक्त पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे मुआविन चैनल वियॉन के रिपोर्टर अनस मलिक हमारे साथ इस्लामाबाद से थे। और जुनूबी सूडान में हुकूमत और बागियों के बीच अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं और इस मुआहदे के तहत फरीकैन को एक अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए 3 माह का वक्त दिया गया। अफ्रीकी लीडरों को उम्मीद है कि इस समझौते से जुनूबी सूडान में अमन जल्द कायम होगा। जुनूबी सूडान के लिए आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। बरसों से चल रही खाना जंगी के बाद जुनूबी सूडान की हुकूमत और बागियों के बीच अमन मुआहदे पर दस्तखत किए गए। शुमाली सूडान, युगांडा, केन्या और दीबूजी के सदर के सामने जुनूबी सूडान के सदर सल्वा कीर और बागी लीडर रैक मचार ने अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत फरीकैन को एक अबूरी हुकूमत के कयाम के लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। इस मौके पर सल्वा कीर ने सभी लीडरों से अपील की कि वो इस अमन मुआहदे पर कायम रहें। That the agreement we have just signed today must mark the end of conflict and war in our country. Whatever we have agreed upon here in Khartoum on the 2 areas of security arrangements and governance should not be reopened in any other forum. We shall only look into any unfinished issues and the implementation metrics. वहीं बागी लीडर रैक मचार ने कहा कि इस समझौते से न सिर्फ हाशिए पर पड़े लोगों को इक़्तिदार में जगह मिलेगी, बल्कि पूरे खित्ते में अमन व अमान भी कायम होगा। That wisdom has worked, and therefore we are today celebrating. I believe it is not only in Juba that there are celebrations, or it is not only in South Sudan, it is all over the world. आपको बता दें कि 2011 में सूडान से अलग होने के 2 साल बाद ही जुनूबी सूडान खाना जंगी का शिकार हो गया था। अब तक इस लड़ाई में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग बेघर हैं। इससे कबल भी साल 2015 में एक अमन समझौता हुआ था, लेकिन उस मुआहदे पर अमल नहीं हो सका। अब सूडान की सालिसी में जुनूबी सूडान और बागियों के बीच एक बार फिर अमन मुआहदा तय पाया गया है। अब देखना है कि दोनों फरीक इस अमन समझौते पर कितना अमल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। फिलीपींस हुकूमत और मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट के बीच मिंदानाओ जजीरे में खुद मुख्तार हुकूमत कायम करने के लिए एक समझौता हो गया है। राजधानी मनीला में सदर रोड्रिगो दुर्तते और बागी लीडरों के बीच समझौता हुआ है। वाज़ेह है कि फिलीपींस के जनूब में वाक़ मुस्लिम अक्सरियत इलाके में खुद मुख्तारी के लिए बरसों से आर्म स्ट्रगल चल रहा था, जिसमें कि अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इस मुआहदे के तहत यहां के लोग 2022 तक मिंदानाओ जजीरे में खुद मुख्तार हुकूमत कायम कर सकेंगे। I signed into law the organic law for Bangsamoro region for Muslim Mindanao, which I hope will finally end the decades of conflict that is rooted in the Bangsamoro's fight for self-determination and recognition of their unique identity. बांग्लादेश में हजारों तलबा और तालिबात का मुल्क गिर एहतजाज लगातार 9वें दिन भी जारी रहा। इसकी वजह से सरकार को पीर को सभी स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। सड़कों पर गाड़ियां भी कम चली। एक सड़क हादसे में 2 तलबा की मौत से गुस्साए तलबा वजीर ट्रांसपोर्ट शाहजहां खान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हैं। गुज़िश्ता इतवार को एक तेज रफ्तार बस ने एक लड़के और लड़की को कुचल दिया था। हादसे में दोनों की मौत हो गई। उनकी मौत के बाद से ही ढाका में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बांग्लादेश में सड़क और ट्रैफिक सिस्टम बहुत खराब है और हाल के दिनों में हुए सड़क हादसों में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। मुजाहरा कर रहे तलबा का कहना है कि जब तक हुकूमत शहर में बेहतर सड़क और ट्रांसपोर्ट कानून नहीं बनाती, एहतजाज जारी रहेगा। वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो पर हमले में मुलव्विस होने के शक में 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वेनेजुएला के वजीर दाखिला नेस्तूर रेवेरोल ने बताया कि कई गाड़ियां जब्त की गई हैं और कराकस में कई होटलों पर छापे मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही मजीद गिरफ्तारियां अमल में आएंगी। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों वेनेजुएला के सदर निकोलस मदुरो पर एक तकरीब के दौरान हमला हुआ था, जिसमें कि वो बाल बाल बच गए। मदुरो राजधानी कराकस में नेशनल गार्ड के 21 बरस पूरे होने पर मनाई जा रही तकरीब से खिताब कर रहे थे, तभी जोरदार धमाका हुआ था।
نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن 6 ہفتے کے میٹرنیٹی لیو کے بعد کام پر لوٹ آئی ہیں. انہوں نے بیٹی کو جنم دیا ہے. آج کابینہ کی میٹنگ شروع ہوتی ہے انہوں نے چھٹی پر رہتے ہوئے سرکار چلانے کے لیے اپنے کابینہ اور نائب وزیر اعظم وسٹن پیٹرز کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے کہا کہ پچھلے 6 ہفتے بہت ہی شاندار رہے کہ وجہ صرف ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دینا نہیں ہے بلکہ کابینہ اور نیوزی لینڈ کے لوگوں کی طرف سے ملے تحفے اور پیار کی وجہ سے بھی ہے. جیسنڈا نے 21 جون کو بیٹی لیو کو جنم دیا ہے. اس طرح وہ پی ایم عہدے پر رہتے ہوئے بچے کو جنم دینے والی دوسری عالمی لیڈر بن گئی ہیں. یہاں رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, لوٹیں گے ورلڈ نیوز میں اور بھی خبروں کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ورلڈ نیوز. انڈونیشیائی جزیرے لومبک میں آئے شدید زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 100 سے تجاوز کر گئی ہے. مقامی حکام کے مطابق زلزلے سے سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جبکہ ہزاروں عمارتوں کو نقصان ہوا ہے. لومبوک میں زلزلے کا اثر پاس کے ہی گلی جزیرے پر بھی پڑا ہے. یہاں پر قریب 1200 سیاح پھنسے ہوئے ہیں. انہیں نکالنے کے لیے نیوی کو بلایا گیا. سینکڑوں سیاح انڈونیشیا چھوڑ کر اپنے ملک واپس لوٹ رہے ہیں. واضح ہے کہ اتوار کی شام آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.9 ریکارڈ کی گئی. ذرائع کے مطابق اب بھی رک رک کر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بھی بڑی تعداد میں کھلے آسمان کے تلے رات بسر کر رہے ہیں. لومبک کے متعدد متاثرہ علاقوں میں اب تک بجلی کی بحالی نہیں ہو سکی ہے. انڈونیشیا دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی آفات والا ملک ہے. اس علاقے کو رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں. یہاں پر زمین کے اندر موجود ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانے سے زلزلے اور آتش فشاں پھٹنے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. کیلیفورنیا کے میں خاص امریکہ کے کیلیفورنیا میں واقع سانتا اینا شہر میں ایک ایئر کرافٹ حادثے کا شکار ہو گیا. پلین شہر کے ساؤتھ کوسٹ پلازا شاپنگ سینٹر کے باہر پارکنگ میں گر گیا. اس میں 5 لوگوں کی موت ہو گئی. افسروں کے مطابق یہ ایئر کرافٹ کانکورڈ شہر کی طرف جا رہا تھا. بیچ میں کچھ تکنیکی خرابی آ گئی. پائلٹ نے ایمرجنسی لینڈنگ کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا. اس حادثے میں پائلٹ کی بھی موت ہو گئی ہے. اور جاپان کے ہیروشیما شہر پر ایٹم بم گرائے جانے کی آج 73ویں برسی ہے. اس موقع پر جاپان میں مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے. ہیروشیما میں منعقد ہونے والی تقریب میں وزیر اعظم شنزو آبے سمیت 50,000 سے زائد شہریوں نے شرکت کی. اس تقریب میں بم حملے میں زندہ بچ جانے والوں سمیت 80 ممالک سے زیادہ نمائندے شریک تھے. تمام لوگوں نے جوہری بم کے حملے میں مارے گئے لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور نیوکلیئر فری ورلڈ کا عہد بھی کیا. 6 اگست 1945 کو امریکی جنگی طیاروں نے اس شہر پر لٹل بوائے نام کا جوہری بم گرایا تھا اور اس واقعے میں فوری طور پر 80,000 جاپانی ہلاک ہو گئے تھے. وہیں نیوکلیئر ریج کی وجہ سے جو ریز نکلی تھی ہزاروں لوگ سالوں بعد بھی اپنی جان گنواتے رہے. وہیں پرتگال میں زبردست گرمی کی وجہ سے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے. پرتگال کے الگاروے علاقے کی جنگلوں میں پچھلے 3 دنوں سے آگ نے زبردست تباہی مچائی ہے. اب تک آگ میں جھلسنے کی وجہ سے 40 سے زیادہ افراد زخمی ہو چکے ہیں. 1000 ہیکٹر علاقے میں آگ نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے اور ہزاروں گھر جل کر خاک ہو گئے ہیں. دمکل محکمے نے سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر چلے جانے کی ہدایت دی ہے. آگ پر قابو پانے کے لیے 700 سے زیادہ فائر فائٹرز کو لگایا گیا ہے. 12 ہیلی کاپٹر بھی آگ بجھانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ پرتگال کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت 45 ڈگری درج کیا گیا جس پچھلے 18 سالوں میں پہلی بار اتنا زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور تیز گرمی کی وجہ سے آگ پر قابو پانے میں دقت پیش آ رہی ہے. ادھر چین میں بھی زبردست گرمی سے نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کا بھی برا حال ہے. تیز گرمی اور لو کی وجہ سے جانور بھی مر رہے ہیں لیکن چین کے چڑیا گھروں نے اپنے جانوروں کو تیز دھوپ اور گرمی سے بچانے کے لیے خاص اپائے کیے ہیں. چڑیا گھروں میں جانوروں کو دھوپ سے بچانے کے لیے خاص شیڈ بنائے گئے ہیں. انہیں کھانے پینے کے لیے ٹھنڈی چیزیں دی جا رہی ہیں. بڑے جانوروں کو ٹھنڈے پانی سے نہلایا جا رہا ہے. جانور بھی چڑیا گھر کے ملازمین کی اس خاطرداری کا خوب مزہ لے رہے ہیں, لطف اٹھا رہے ہیں. یہ دلچسپ نظارہ آپ دیکھیے. ناظرین ورلڈ نیوز میں ابھی اتنا ہی لیکن زی سلام پر خبروں کا یہ سفر جاری ہے. آپ دیکھتے رہیے زی سلام.